दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। पहली बड़ी खबर है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी ने भेजा नोटिस। मोदी सरकार पर भड़की कांग्रेस। ये आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस जारी कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को 8 जून को पेश होने के लिए कहा है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस बीते 48 घंटे में मिला है। पेशी के लिए राहुल गांधी को 2 जून या 3 जून की तारीख दी गई थी, लेकिन उनके दफ्तर की तरफ से उनके बाहर होने का हवाला देकर 5 जून के बाद की तारीख मांगी गई है। फिलहाल 8 जून को सोनिया गांधी को हाजिर होना है। कांग्रेस पार्टी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले में भेजे गए ईडी के नोटिस पर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने आगे कहा कि साल 2015 में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा केस बंद करने के बाद इस सरकार ने ईडी के अधिकारी बदल दिए और अब कई साल बाद एक बार फिर से नोटिस भिजवा दिया है। कांग्रेस का कहना है कि पार्टी ऐसे नोटिस से डरती नहीं है और पूरी ताकत से इसका सामना करेगी। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी और सोनिया गांधी को समन भेजे जाने के बाद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। कहा षड्यंत्र रच रही बीजेपी। ये आपको बता दें कि पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आरोप लगाया है कि देश को गुमराह करने के लिए कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ कायरतापूर्ण षड्यंत्र रचा जा रहा है। सुरजेवाला ने संवाददाताओं से कहा कि मोदी सरकार बदले की भावना में अंधी हो गई है। इस बार उन्होंने एक नई कायराना साजिश की है। अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल गांधी को ईडी से नोटिस जारी करवा दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि साफ है कि तानाशाह डर गया है। आपको बता दें कि रणदीप सिंह सुरजेवाला ने साफ कर दिया है, ना तो हम डरेंगे और ना ही झुकेंगे। अगली बड़ी खबर, सुब्रमण्यम स्वामी का बड़ा ऐलान। बोले सोनिया गांधी और राहुल गांधी को होगी सजा। ये आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी ने समन भेजा है। इसी केस पर जी न्यूज के साथ में बातचीत के दौरान बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को सजा होगी और उन्हें 22 साल के लिए जेल जाना पड़ेगा। और बड़ी खबर, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस भेजे जाने पर जेपी नड्डा ने बोला बड़ा हमला। बोले अपराधी कभी गलती नहीं मानता। ये आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड केस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी का नोटिस मिलने पर जेपी नड्डा ने हमला बोला है। भोपाल में एक कार्यक्रम में मौजूद जेपी नड्डा ने कांग्रेस नेताओं पर हमला बोलते हुए कहा कि कोई भी अपराधी ये नहीं मानता है कि उसने कोई अपराध किया है। मीडिया से बातचीत में जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस अब पार्टी ही नहीं रह गई है, बल्कि भाई और बहन का दल बन गई है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी तो कभी भी भारत की धरती पर बोलते नहीं हैं। वो ना तो इंडियन रह गए हैं, ना नेशनल और ना ही कांग्रेस बचे हैं। ये अब भाई बहन की ही पार्टी रह गई है। भारत इनकी सुनता ही नहीं है तो लंदन जाकर बोलिए। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि उनका चेहरा खराब है और वो आईना साफ कर रहे हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि जो लोग जमानत पर बाहर हैं वे अदालत में जाकर बात करें। यही नहीं, जेपी नड्डा ने कहा कि कोई भी अपराधी कभी भी ये नहीं मानता कि उसने अपराध किया है। और ये बड़ी खबर, हार्दिक पटेल आज बीजेपी में होंगे शामिल। शेयर किया पोस्टर। ये आपको बता दें कि कांग्रेस से नाराज होकर इस्तीफा देने वाले हार्दिक पटेल आज बीजेपी में शामिल होंगे। हार्दिक पटेल ने बीजेपी में शामिल होने को लेकर पोस्टर भी जारी कर दिया है। आपको बता दें कि हार्दिक पटेल साल 2019 में कांग्रेस में शामिल हुए थे, जिसके बाद 11 जुलाई 2020 को उन्हें कांग्रेस में प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया था। हालांकि पटेल इससे संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने इस्तीफा देते हुए कहा था कि उनको पार्टी में स्वतंत्र रूप से फैसला लेने का अधिकार नहीं है। इसके अलावा भी उन्होंने कई चीजों को लेकर आपत्ति जाहिर की थी, जिससे खपा होकर उन्होंने 18 मई 2022 को हाथ का साथ छोड़ दिया था। वहीं विधानसभा चुनाव से पहले हार्दिक पटेल का कांग्रेस को छोड़कर पार्टी के लिए करारे झटके से कम नहीं है। आपको बता दें कि फिलहाल हार्दिक पटेल आज बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। और ये बड़ी खबर, हार्दिक पटेल पर जमकर भड़की कांग्रेस। कहा हमने इज्जत दी और हार्दिक पटेल ने दिया धोखा। ये आपको बता दें कि पाटीदार नेता हार्दिक पटेल गुजरात विधानसभा चुनाव के करीब 6 महीने पहले आज भाजपा में शामिल होने वाले हैं। इस बीच कांग्रेस ने उन पर हमला बोला है। गुजरात के कांग्रेस प्रभारी रघु शर्मा ने हार्दिक पटेल पर आरोप लगाया है कि वो लगातार भाजपा के संपर्क में थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में रहते हुए ही हार्दिक पटेल का भाजपा से ताल्लुक बना हुआ था और वो पार्टी में एक
सेलिब्रिटी के अंदाज में काम करते थे। हार्दिक पटेल ने 18 मई को कांग्रेस छोड़ने का ऐलान किया था। आपको बता दें कि फिलहाल हार्दिक पटेल आज बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि हमने हार्दिक पटेल को इज्जत दी, लेकिन हार्दिक पटेल ने हमें धोखा दिया है। और बड़ी खबर, कांग्रेस नेताओं के आने से कोई आपत्ति नहीं, अब हार्दिक पटेल की एंट्री से भाजपा नेता हुए खफा। ये आपको बता दें कि हार्दिक पटेल भारतीय जनता पार्टी में आज शामिल हो रहे हैं। अब खबर है कि पटेल के आने से भाजपा नेताओं का एक वर्ग असंतोष जाहिर कर रहा है। नेताओं का कहना है कि पाटीदार नेता ने भाजपा को काफी नुकसान पहुंचाया है। पटेल ने आज भाजपा में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। हाल ही में उन्होंने ट्वीट के जरिए कांग्रेस की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया था और अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के नाम एक नोट भी लिखा था। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार एक वरिष्ठ भाजपा पदाधिकारी ने कहा कि हमें कांग्रेस नेताओं के भाजपा में आने से कोई भी आपत्ति नहीं है, लेकिन हार्दिक पटेल ने हमारी पार्टी को काफी नुकसान पहुंचाया है। जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं से लेकर शीर्ष नेताओं तक अधिकांश उन्हें भाजपा में नहीं चाहते हैं। कुछ पुराने वीडियो भी वायरल हो रहे हैं जिसमें पटेल कह रहे हैं कि वो कभी भी भाजपा को सरेंडर नहीं करेंगे। आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक हार्दिक पटेल के बीजेपी में शामिल होने को लेकर कुछ बीजेपी के नेता खफा बताए जा रहे हैं। और ये बड़ी खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कर दिया बड़ा ऐलान, जातिगत जनगणना करवाएगी बिहार सरकार। सर्वदलीय बैठक में लिया गया बड़ा फैसला। ये आपको बता दें कि इस वक्त बिहार में सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। नीतीश सरकार प्रदेश में जातिगत जनगणना करवाएगी। बुधवार को जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। इसमें 9 राजनीतिक दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया। सर्वदलीय बैठक में प्रदेश में जातिगत जनगणना कराने पर सहमति बनी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि प्रदेश में जाति आधारित जनगणना कराने को लेकर सर्वसहमति से फैसला लिया गया है। इस बाबत कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा और पैसे का प्रबंध किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जातिगत जनगणना की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आंकड़ों को प्रकाशित भी किया जाएगा। इससे पहले जातिगत जनगणना करने वालों को उचित प्रशिक्षण देने पर भी सहमति बनी है। सबसे खास बात यह है कि जातिगत जनगणना को निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरा करने पर निर्णय लिया गया है। आपको बता दें कि फिलहाल बिहार सरकार ने फैसला लिया है कि बिहार में अब जातिगत जनगणना करवाई जाएगी। और ये बड़ी खबर, आखिर अखिलेश यादव को अब क्यों आ गई आजम खान की याद, गढ़ और साख बचाने के प्रेशर में अखिलेश यादव। ये आपको बता दें कि आजम खान 2 साल से अधिक समय बाद जब 20 मई को सीतापुर जेल की सलाखों से आजाद होकर निकले तो उन्हें उम्मीद रही होगी कि पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव उन्हें गले लगाने को दौड़ेंगे, लेकिन 1 सप्ताह से अधिक समय तक अखिलेश यादव उनके लिए समय नहीं निकाल पाए। इधर आजम खान इशारों में अपनी नाराजगी जाहिर करते रहे और उधर अखिलेश यादव अनजान बने बैठे रहे। अटकलें लगने लगी कि आहत आजम खान किसी भी वक्त अपनी राहें अलग कर सकते हैं, लेकिन इस बीच राज्यसभा और लोकसभा उपचुनाव ने दोनों नेताओं को 27 महीने के बाद इतने करीब ला दिया है कि कैमरे के एक फ्रेम में दोनों कैद हो पाए। आपको बता दें कि अखिलेश यादव और आजम खान के बीच में नाराजगी दूर होने की उम्मीदें उसी समय बढ़ गई थी जब सपा अध्यक्ष ने रामगढ़ के विधायक को आजादी दिलाने वाले कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेजने का ऐलान किया। आजम खान ने जेल से बाहर आने के बाद कपिल सिब्बल की खूब तारीफ की थी और खुलकर ये इच्छा जाहिर की कि उन्हें राज्यसभा भेजा जाए। यूं तो अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के सिब्बल से पहले से ही अच्छे रिश्ते हैं और इससे पहले भी सपा ने उन्हें उच्च सदन भेजने के लिए समर्थन दिया था, लेकिन इस बार उनके जरिए सपा अध्यक्ष ने एक तीर से 2 निशाने साध लिए। आपको बता दें कि राजनीतिक जानकारों की माने तो लखनऊ में आजम खान से मिलने की कोशिश न करने वाले अखिलेश यादव ने यदि दिल्ली तक दौड़ लगाई तो इसके कई मायने हैं। हाल ही में विधानसभा चुनाव में भाजपा से मुकाबला हारने वाले अखिलेश यादव के सामने गढ़ और साख बचाने की कड़ी चुनौती है। यूपी में आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। 6 जून तक प्रत्याशियों के नाम तय करके उनके नामांकन दाखिल करना होगा। ये दोनों सीटें अखिलेश यादव और आजम खान के विधानसभा में जाने के बाद इस्तीफे से खाली हुई हैं। ऐसे में दोनों सीटों को बरकरार रखना अखिलेश यादव के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। ये अलग बात है कि आजम खान आजमगढ़ और रामपुर की गिनती सपा के मजबूत किलों में होती है, लेकिन दोनों ही सीटों पर मुस्लिम वोटर्स निर्णायक भूमिका निभाते हैं और ऐसे में अखिलेश यादव और आजम खान की नाराजगी मोल नहीं ले सकते हैं। आपको बता दें कि फिलहाल अखिलेश यादव ने आजम खान से मुलाकात कर ली है और अखिलेश यादव अब अपनी साख बचाने की पूरी तैयारी में है।
अगली बड़ी खबर, और राज्यसभा में भी बीजेपी का कोई भी मुस्लिम चेहरा नहीं होगा। मुख्तार अब्बास नकवी सपा को देंगे कड़ी टक्कर। ये आपको बता दें कि लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी बीजेपी की तरफ से कोई मुस्लिम चेहरा दिखाई नहीं देगा। 10 जून को होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, लेकिन इस बार इन उम्मीदवारों में कोई भी मुस्लिम चेहरा नहीं है। इससे पहले पार्टी ने 3 मुस्लिम नेताओं को राज्यसभा सांसद बनाया था, जिनमें केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, पूर्व मंत्री एमजे अकबर और जफर इस्लाम शामिल हैं। लेकिन इन लोगों का कार्यकाल अब समाप्त होने वाला है, तो इस तरीके से अब लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी बीजेपी की तरफ से कोई भी मुस्लिम चेहरा सांसद नहीं होगा। आपको बता दें कि मुख्तार अब्बास नकवी फिलहाल मोदी सरकार में मंत्री पद पर हैं और 6 महीने में वे सांसद नहीं बनते हैं तो उनका मंत्री पद भी जाना तय है। लेकिन खबर यह भी है कि पार्टी उन्हें इस बार रामपुर सीट से लोकसभा का उपचुनाव लड़वा सकती है, क्योंकि सपा नेता आजम खान के इस्तीफे के बाद रामपुर सीट खाली हो गई है और इस सीट पर उपचुनाव की घोषणा भी हो चुकी है। मुख्तार अब्बास नकवी पहले भी रामपुर सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। आपको बता दें कि ऐसे में रामपुर सीट पर कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। और बड़ी खबर, महाराष्ट्र कांग्रेस में फूट के आसार। राज्यसभा टिकट बंटवारे से नेता हुए नाराज। मिलिंद देवड़ा ने पार्टी के अस्तित्व पर उठा दिए सवाल। आपको बता दें कि महाराष्ट्र कांग्रेस के भीतर नाराजगी रुकने का नाम नहीं ले रही। इस बीच कांग्रेस नेताओं का शिरडी में नव संकल्प शिविर शुरू हो गया है। राज्यसभा चुनाव में यूपी से ताल्लुक रखने वाले इमरान प्रतापगढ़ी को टिकट देने से महाराष्ट्र के कई गद्दावर नेताओं का असंतोष झलक पड़ा है, तो दूसरी ओर मुंबई कांग्रेस के नेताओं के भीतर फैले असंतोष को ट्वीट के जरिए सार्वजनिक कर कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस के अस्तित्व पर सवाल खड़े कर महाविकास अघाड़ी सरकार को बड़ा झटका दे दिया है। राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान क्या किया, पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है। हरियाणा, राजस्थान से लेकर यह मुसीबत महाराष्ट्र तक कांग्रेस के लिए सिर दर्द बन गई है। यूपी से ताल्लुक रखने वाले इमरान प्रतापगढ़ी को महाराष्ट्र से टिकट दिए जाने को महाराष्ट्र कांग्रेस के कई नेता नाराज हैं। पूर्व विधायक आशीष देशमुख ने अपने महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण भी कांग्रेस हाईकमांड के इस फैसले से बेहद नाराज हैं। आपको बता दें कि ऐसा लगता है कि कांग्रेस में बगावत के सुर फिर से फूट पड़े हैं। और बड़ी खबर, भाजपा ने राज्यसभा चुनावों के लिए नियुक्त किए प्रभारी। जाने किसे मिला किस राज्य का जिम्मा। आपको बता दें कि इस बार राज्यसभा चुनाव आम चुनाव से कम दिलचस्प नहीं लग रहे। राज्यसभा की 57 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए सभी पार्टियां अपना पूरा जोर लगा रही हैं। वहीं उम्मीदवारों के चयन में कूटनीति के साथ ही पार्टी के अंदर के मतभेद भी सामने आ रहे हैं। भाजपा ने 4 राज्यों के लिए चुनाव प्रभारियों की घोषणा भी कर दी है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को राजस्थान की जिम्मेदारी दी गई है। हरियाणा का जिम्मा गजेंद्र सिंह शेखावत को दिया गया है। कर्नाटक का जी किशन रेड्डी और अश्विनी वैष्णव को महाराष्ट्र का प्रभारी नियुक्त कर दिया गया है। आपको बता दें कि फिलहाल राज्यसभा की 57 सीटों के लिए 10 जून को वोट डाले जाएंगे। और बड़ी खबर, राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को खरीद फरोख्त का डर। हरियाणा के विधायकों को भेजेगी छत्तीसगढ़। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव के लिए 10 जून को वोटिंग के दौरान खरीद फरोख्त को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस अपने रिजॉर्ट वाली रणनीति पर आ गई है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस पार्टी हरियाणा के विधायकों को छत्तीसगढ़ ले जाएगी, जहां एक रिजॉर्ट में उनके ठहरने की व्यवस्था की जाएगी। विधायकों को ठहरने के लिए पार्टी ने एक रिजॉर्ट में कमरे बुक कर लिए हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और भूपेश बघेल राज्य के मुख्यमंत्री हैं। हालांकि अभी तक ये जानकारी सामने नहीं आ पाई है कि कांग्रेस इन विधायकों को कब छत्तीसगढ़ शिफ्ट करेगी। न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से कहा कि यह तय नहीं किया गया है कि विधायकों को वहां पर कब ले जाया जाएगा, लेकिन 1 से 2 दिन में ऐसा कर दिया जाएगा। और बड़ी खबर, विश्व हिंदू परिषद की बड़ी बैठक 11 और 12 जून को ज्ञानवापी पर हो सकता है बड़ा फैसला। आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक 11 और 12 जून को हरिद्वार के भूपतवाला में होगी। देश के शीर्ष संतों की संस्था की बैठक में लगभग 300 संत भाग लेंगे। ज्ञानवापी, कुतुब मीनार और ताजमहल पर उठे विवाद के बीच होने वाली इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैठक में इन मुद्दों से जुड़ा प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। विश्व हिंदू परिषद
संसद सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस समय संगठन की प्राथमिकता अयोध्या में राम मंदिर निर्माण है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंदिर के गर्भगृह की आधारशिला रख दी है और मंदिर निर्माण का कार्य 2024 के पूर्व समाप्त होने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। विश्व हिंदू परिषद राम मंदिर निर्माण संपन्न होने के पूर्व किसी अन्य मुद्दे को अपने हाथ में नहीं लेना चाहता, लेकिन इस समय ज्ञानवापी ताजमहल और कुतुब मीनार पर उठे ताजा विवाद के बीच इन मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। माना जा रहा है कि बैठक में इन मुद्दों से जुड़ा प्रस्ताव भी पास किया जा सकता है। और बड़ी खबर, सत्येंद्र जैन को क्लीन चिट देने पर केजरीवाल पर जमकर भड़की स्मृति ईरानी। बोली, दिल्ली के मुख्यमंत्री एक गद्दार का बचाव क्यों कर रहे हैं। ये आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए गए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बचाव करने के लिए मुख्यमंत्री केजरीवाल को आड़े हाथों ले लिया है। उन्होंने सवाल किया कि उन्होंने आखिर एक भ्रष्ट व्यक्ति को क्लीन चिट कैसे दी है। साथ ही केजरीवाल पर भी कई सवाल खड़े कर दिए। केजरीवाल ने जैन को कट्टर ईमानदार और देशभक्त करार देते हुए बचाव किया था और कहा था कि उन पर लगे आरोप गलत हैं। स्मृति ईरानी ने भाजपा मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल के उस बयान का जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार देश से गद्दारी के समान है। उन्होंने पूछा कि ऐसे में फिर आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल एक गद्दार का बचाव क्यों कर रहे हैं जिसने सरकारी खजाने और जनता के साथ में धोखा किया है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने एक न्यायाधीश की तरह भूमिका निभाई और उन्हें क्लीन चिट दे दी है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।